नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलों में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के शास्त्र के अंदर हमारा जो विषय चल रहा है वो पाठ्यचर्या चल रहा है। पाठ्यचर्या यानी कि कैरिकुलम्स। तो पाठ्यचर्या के अंदर अपने पाठ्यचर्या का अर्थ उसकी किस स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यचर्या होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखो, इसके अंदर दो प्रकार की बात, हालांकि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दो शब्द हैं, लेकिन हिंदी के अंदर कई बार ऐसा आ जाता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम एक साथ लिख के पाठ्यक्रम को एक ही लिख दिया जाता है और दूसरा शब्द है वो पाठ्य वस्तु लिख दिया जाता है। पाठ्य वस्तु तो थोड़ा ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अंदर यदि अपने देखें तो इसके अंदर पाठ्यचर्या का मतलब कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस है। जब हिंदी वर्जन के अंदर कई बार लिख दिया जाता है, इसको एक ही मान लिया जाता है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को, और पाठ्यक्रम की जगह पाठ्य वस्तु लिख दिया जाता है। तो उस समय सिलेबस का जो रूप है, उसका पाठ्यचर्या का छोटा रूप है, पाठ्य वस्तु के अंदर उसको मान लिया जाता है। तो इस पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को एक मान लिया जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि यदि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु आ जाता है तो इसके अंदर इसके साथ आता है, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके अंदर इस पाठ्यक्रम में कोई पाठ्यचर्या को मान लिया जाता है। लेकिन यदि अपने पाठ्य वस्तु शब्द नहीं आता तो कोई शब्द अलग अलग है। तो पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम की जगह पाठ्य वस्तु शब्द आ जाए तो ये दोनों शब्द एक मान लिए जाते हैं। और यदि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या अलग अलग है तो इसका मतलब दोनों थोड़ा अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, लेकिन उसका एक जो अंग है, यानी कि उसका जो एक अंग है वो थोड़ा अलग है, जो कि एक संकुचित रूप से सिर्फ पाठ्य वस्तु के आधार पर। क्योंकि इसका जो पाठ्य वस्तु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सामग्री होती है उसको ही हम पाठ्य वस्तु कहते हैं, और उसी को ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। जो निश्चित पाठ्यक्रम आपका जो क्लास के अंदर निश्चित समय में करवाया जाएगा। तो जब अपने इसको एक मान लेते हैं तो फिर पाठ्य वस्तु सिर्फ, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यचर्या मानते हैं तो उसके अंदर फिर वो चीज़ें आ जाती है जो सहगामी गतिविधियाँ भी आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 शब्द है, तो पाठ्यक्रम की जगह ही पाठ्य वस्तु आया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और इंग्लिश के अंदर 2 टर्म है, एक कैरिकुलम्स है और एक सिलेबस है। कैरिकुलम्स का मतलब अपना पाठ्यचर्या है और सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपने बात कर रहे थे पाठ्यक्रम के स्तर की या पाठ्यचर्या के स्तर की, कि प्राथमिक स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर कैसा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसा है और माध्यमिक स्तर पर कैसा है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होता है। तो माध्यमिक स्तर पर क्योंकि सामाजिक अध्ययन है, तो सामाजिक अध्ययन के अंदर विश्व का अध्ययन भी आएगा, देश का अध्ययन भी आएगा, और उसके अंदर राज्य स्तर की शासन प्रणाली है, भौगोलिक स्थिति है, ऐतिहासिक स्थिति है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, वो सारे जो विषय हैं उनका एक संबंधित समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर जो माध्यमिक स्तर पर जो बालक किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव पे होता है, तो वो अपने आप को मैच्योर मानने लग जाता है। मैच्योर मानने के साथ ही वो सामाजिकता के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर देता है। वो राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लेने का शुरू होता है, वो सामाजिक रूप में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है, और उसके अंदर एक उत्साह भी होता है कुछ समाज के लिए अच्छा करने का। क्योंकि वो इतिहास तूफान की जो कंडीशन है, मनोविज्ञान में कहा भी गया है कि जो किशोरावस्था की तूफान की जो उम्र होती है या तूफान की जो एज होती है, और उसके अंदर यदि वो सही दिशा में लग जाए तो वो सफल हो जाता है, और यदि उसका जो तूफान की जो कंडीशन है, उत्साह की जो कंडीशन है, गलत दिशा में लग जाए तो वो नष्ट हो जाता है। तो वो एक इस प्रकार का जो एक किशोरावस्था होती है, वो एक जो माध्यमिक स्तर वाली जो अवस्था है वही होती है, जिसके अंदर उसका विषय और सर्वनाश ही दोनों चीज़ें ही प्रभावित करती है। दोनों चीज़ों में जिस दिशा में वो चला गया वो उसी दिशा की ओर चला जाएगा। तो वो तूफान और जजावत की जो अवस्था है, किशोरावस्था होती है। इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान के अंदर, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में वो सामाजिक रूप से सक्रिय होता है, सामाजिक रूप में तर्क कर सकता है, सही चीज़ों को पहचान सकता है, रूढ़िवादी परंपराओं को वो नष्ट करने का प्रयास भी करता है। तो इस प्रकार से उसके अंदर सभी प्रकार की जो
पाठ्यक्रम का समावेश किया जाता है, जिस प्रकार से रीति रिवाजों का भी, सामाजिक स्थिति का भी, भौगोलिक स्थिति का भी, आर्थिक स्थिति का भी, आध्यात्मिकता का भी और शासन प्रणाली के रूप में भी। तो इस प्रकार से सभी विषयों का समावेश करते हुए एक संपूर्ण जो समाज विज्ञान का पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि समीक्षा करनी है, तो हमारा जो विषय है सामाजिक अध्ययन के माध्यम स्तर पर जो पाठ्यचर्या है उसकी समीक्षा करनी है। तो समीक्षा का अर्थ यही है कि उस माध्यम स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है या किया गया है, उसमें किस प्रकार से गुण हैं और क्या दोष है, क्या सुझाव होने चाहिए। तो एक समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है कि उसके अंदर गुण और दोष बताने हैं, ताकि हम एक सही निर्णय कर सकें कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का था या किस प्रकार का है और उसके अंदर क्या क्या दोष है जिसको सुधारने की जरूरत है। तो एक समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है जो कि हमें माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का। तो हम नवीन बिंदुओं के अंदर अपने कुछ बिंदु हैं, हालांकि अपने पाठ्यक्रम तो पढ़ ही लिया है कि क्या क्या समावेश होना चाहिए, क्या क्या समावेश होता है, नागरिकता का समावेश भी होता है, शासन प्रणाली का समावेश भी होता है और उसके अंदर क्या है अपने बालक को ज्ञान भी करवाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंदर हम बिंदुवार अध्ययन करें कि किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है या किस प्रकार से इस समाज विज्ञान के अंदर बातें लिखी हैं। तो नंबर 1 है जो इसके अंदर सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम के अंदर गुण लिख लेते हैं कि माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले अपने गुण के अंदर लिखें, तो इसके अंदर अपने हैं कि विषय वस्तु, जो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम बना है उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, उपयोगी है। क्योंकि इस समय का जो बालक है अच्छा नागरिक बनने की प्रक्रिया में होता है, देश की नागरिकता के निर्माण के लिए उसके अंदर वो सारे गुण होते हैं। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम है उसके अंदर, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, शासन प्रणाली को समझ सके, सामाजिक ढांचे को समझ सके, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए अपने भविष्य को समझ सके, अपने वर्तमान को समझ सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम का अंदर इसका समावेश किया गया है। तो विषय वस्तु के आधार पर इसके अंदर विज्ञान, इसके अंदर जो इतिहास है, राजनीति है या फिर अपने कहते हैं इस भूगोल है, अर्थशास्त्र है या आर्थिक क्रियाएं, सबका एक संबंधित समावेश किया गया है। कोई इस प्रकार का अलग सा टॉपिक नहीं लगता कि हम अलग पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं के बाद अपने 11वीं 12वीं माध्यमिक स्तर का ही माध्यमिक स्तर पर ही जानते हैं, तब भी अपने विषय लेते हैं जैसे भूगोल है, इतिहास है, तो कहीं ना कहीं उसको एक नागरिकता के निर्माण के लिए ही क्या है उसको तैयार करता है। तो हम माध्यमिक स्तर के रूप में जब 10वीं क्लास तक की बात करें, 10th क्लास तक की बात करें, तो जो कॉमन जो माध्यमिक स्तर होता है उसके अंदर भी सभी विषयों का समावेश उसके अंदर किया जाता है। माध्यमिक स्तर का यदि अपने कक्षा 10th की बात करते हैं तो इसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था भी है, ऐतिहासिक विश्व का इतिहास के रूप में, भारतीय इतिहास के रूप में भी ऐतिहासिक की पुस्तक भी लगती है, राजनीतिक व्यवस्था की पुस्तक भी लगती है। उसके अंदर आर्थिक क्रियाओं के अंदर कुछ इस प्रकार से खनिज हैं, उद्योग धंधे हैं, उसके अंदर व्यापार है, उनके बारे में बताया जाता है, ताकि बालक एक अच्छा नागरिक निवास कर सके और समाज में अंदर रह सके। तो विषय वस्तु का समावेश उपयुक्त रूप से किया गया है। दूसरा है आजीवन स्तर। तो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो एज के अकॉर्डिंग रखा गया है। एज के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से बालक की एज होती है उसमें क्या क्या योग्यता होती है, जिस प्रकार से अपने देखते हैं कि उसके अंदर जो माध्यमिक स्तर है वो लगभग 15 साल की एज में शुरू होता है। जैसे 9th क्लास है तो इसके अंदर 14 से 15 वर्ष का जो बालक है वो इसके अंदर प्रवेश करता है। तो उस समय किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है, यानी कि एक बालक का लगभग मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। शारीरिक विकास तो अभी चलो कुछ चीज़ों के अंदर उसमें नहीं हो पाता, लेकिन अधिकतम जो विकास है वो उसमें हो जाता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो वो सामाजिक रूप से भी वो अपनी स्थिति को समझने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरी समाज में अंदर किस प्रकार की स्थिति है, हमारा जो सामाजिक वातावरण है किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से वो सामाजिक वातावरण को, राजनीतिक वातावरण को, वो अपने ऐतिहासिक वातावरण को, देश के ऐतिहासिक स्थिति को भी समझने का प्रयास करता है। तो एज के अकॉर्डिंग उसमें अंदर समावेश किया जाता है, आयु के आधार पर उस पाठ्यचर्या का समावेश किया गया है, जिसके आधार पर वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझता है,
और उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही अपने वर्तमान का निर्माण करता है। उसके अंदर सही गलत की पहचान हो जाती है कि किस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर जो कारण हुए, परिणाम हुए, उसका क्या कारण निकला, उस कारणों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और वर्तमान में जो नया परिवर्तन हुआ है वो क्या परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से आयु के आधार पर पाठ्यक्रम का समावेश उसके अंदर किया गया है। नंबर 3 है इकाई विभाजन। तो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर इकाई के आधार पर विभाजन किया गया है। सबसे पहले जैसे सामाजिक परिवेश है, उसके बाद यदि अपने कहें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए अलग से इकाई विभाजन के आधार पर कोई बुक्स है या फिर इकाई के आधार पर विभाजन कर रखा है, और उसके आधार पर ऐतिहासिक परिवेश है, उसका भी अलग से इकाई विभाजन कर रखा है। तो हम इकाई के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं कि इस इकाई में किस प्रकार का पाठ्यचर्या है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतिहास का प्रवेश हो गया, विश्व का इतिहास है या भारतीय इतिहास है, उसके अंदर फिर अपने भूगोलिक स्थिति है, भूगोलिक स्थिति के अंदर यदि उसके अंदर भूगोल के अंदर भी अलग अलग विभाजन दिया हुआ है। यदि अपने 11वीं 12वीं की बात करें तो उसके अंदर भी अलग अलग पुस्तक के अंदर अलग अलग इकाई के आधार पर विभाजित किया गया है, ताकि उस एक इकाई के अंदर हम उस से संबंधित पाठ योजना को या पाठ को समझ सकें। तो इस आधार पर हमने इकाई विभाजन किया गया है। नंबर 4 है नागरिकता निर्माण। तो मेन अपने सामाजिक अध्ययन का जो लक्ष्य था, अपने शुरुआत में पढ़ा था कि सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य है एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना है। सामाजिक अध्ययन का जो लक्ष्य है वो एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना है। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पे तो बच्चा बोध होता है, ज़्यादा समझता नहीं है, माध्यम जो उच्च प्राथमिक स्तर पर थोड़ी बहुत उसको समझ आती है, लेकिन जो माध्यमिक स्तर होता है उसके अंदर वो पूरी तरह से एक्टिव होता है और अपनी तर्क शक्ति का विकास करता है, अपने आप को समझता भी है, और उसके अंदर मानसिक और शारीरिक विकास पूरा हो जाता है। उसके अंदर क्या है, वो एक आदर्श नागरिक निर्माण करने में, एक आदर्श नागरिक बनने के अंदर पूरी तरह से उसके अंदर गुण होते हैं। और इस पाठ्यक्रम के अंदर एक आदर्श नागरिक के रूप में उसके अंदर शासन प्रणाली के समझाया जाता है कि उसको किस प्रकार से आगे चल करके राजनीति में भाग लेना है, उसको राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, किस प्रकार से सरकार चुनी जाएगी, किस प्रकार से वो चीज़ें योजनाएं बनती हैं, इस प्रकार से क्या है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से एक आदर्श निर्माण करने के लिए वो तैयार होता है। तो नागरिकता निर्माण के अंदर भी हमने एक आदर्श नागरिक निर्माण करने के लिए एक अच्छा पाठ्यचर्या बनाया गया है, जिससे कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। संगठन आगे है। संगठन संगठन से तात्पर्य यही है कि इसके अंदर सभी विषयों का एक समन्वित संगठन किया गया है, जिसके अंदर जो भी विषय जरूरत हैं उसमें, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंदर एक नागरिक को सभी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है, व्यापार है, चाहे वह नौकरी है, चाहे वो खेती या पशुपालन है, इस प्रकार से अपना स्वयं का व्यवसाय है, चाहे नौकरी है। तो इस प्रकार से उसके संगठन के रूप में सामाजिक स्तर पर सामाजिक संबंधों को भी जानना होता है, तो उसका भी समावेश किया गया है। उसके बाद राजनीति के रूप में राजनीतिक जो शासन प्रणाली है उसको भी समझना जरूरी है, ताकि वो भारत के अंदर रह करके या देश के अंदर रह करके वो अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सके, और जो सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी व्यवस्थापकों द्वारा बनाए गए कानून हैं उनका पालन कर सके और योजनाओं का भी लाभ उठा सके। इस प्रकार से संगठन के रूप में उसको सभी विषयों के अंदर संगठित रूप उसके अंदर दिया गया है, ताकि वो एक अच्छे नागरिक का निर्माण करते हुए जीवन निर्वाह कर सके। आगे है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता से तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर या पाठ्यचर्या के अंदर
क्रियाशीलता का ध्यान रखा गया कि बालक क्रियाशील रहे, उसके अंदर सिर्फ ज्ञान सैद्धांतिक न हो, उसके अंदर जो बालक थोड़ा सा एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे, उसके लिए उसको जैसे भूगोल का विषय है तो भूगोल के अंदर वो कुछ जरीब के द्वारा सर्वेक्षण करना या मानचित्र बनाना, ड्राइंग बनाना, उसके अंदर मैप के अंदर कुछ चीज़ें अंकित करना, इतिहास के अंदर दो शासनों का तुलनात्मक अध्ययन करना, तालिका निर्माण कर लेना, समय रेखा का निर्माण कर लेना, इस प्रकार से। और सामाजिकता के अंदर बात करें तो सामाजिकता सामुदायिक कार्य के रूप में अपने सामुदायिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना, समाज के सामुदायिक कार्य में भाग लेना, जिससे कि व्यक्ति क्रियाशील रहता है। और इसके अंदर क्रियाशीलता का ध्यान रखा गया है ताकि बालक उसके अंदर थोड़ा बहुत क्रियाशील रह करके अपने आप को वो क्या है कार्य कर सके और व्यवस्थित रख सके, जिससे कि व्यक्ति बालक क्रियाशील रह करके कुछ करके अपने खुद स्वयं करके सीखे, जिससे कि वो उसको पूरी रूप से मौलिक रूप से सीख सके। आगे अभ्यास प्रश्न। हालांकि अभ्यास प्रश्न अपने कह देते हैं कि पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, कोई पाठ्य पुस्तक में अपने पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग अभ्यास पत्र दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न दिए गए, जिससे कि हम उस पाठ की अभ्यास कर सकें, उस अभ्यास के आधार पर वो बालक कितना सीखा है उसका मूल्यांकन भी कर सके। तो पाठ्यचर्या के अंदर भी इस प्रकार से समावेश किया गया है कि बालकों को अभ्यास प्रश्न दिए जाएं कि वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अभ्यास प्रश्नों के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो एक पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, छोटे वस्तुनिष्ठ भी हैं, लघुआत्मक भी है, लघुतात्मक भी है, निबंधात्मक बड़े भी हैं, निबंधात्मक भी है। इस प्रकार से अभ्यास प्रश्नों का भी समावेश इसके अंदर किया गया है। आगे है तर्क संगत या तर्क सम्मत विभाजन। तो पाठ्यक्रम का एक तर्क के आधार पर विभाजन किया गया है कि किस प्रकार से कौन सा विषय वस्तु, इतिहास की कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए वहाँ पे उस माध्यम स्तर पर, क्योंकि उसके अंदर जो पाठ योजना के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में, लोकतंत्र के गुण दोषों के बारे में बताया गया है। इसी आधार पर उसके अंदर जो भारतीय लोकतंत्र की जो परंपरा है या रीति रिवाज है या उसके अंदर नियम है उसके बारे में बताया गया है, ताकि वो बालक पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीख सके और देश के लिए सक्रिय रूप से भाग ले सके। इतिहास के अंदर भी व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य हुआ, व्यापार वाणिज्य के कौन सी औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के आधार पर किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ, जिसके ये कौन कौन सी उद्योग के लिए किस प्रकार की कच्ची माल की आवश्यकता होती है, ये सारी जानकारी एक माध्यम स्तर पर ऐतिहासिक बैकग्राउंड के अंदर दी जाती है, ऐतिहासिक विषय वस्तु के अंदर दी जाती है। भूगोलिक विषय वस्तु के अंदर किस प्रकार की भूगोलिक स्थिति के अंदर कौन सा वातावरण, किस भूगोलिक स्थिति के अंदर किस प्रकार का खनिज अधिक पाया जाता है, कहाँ अधिक खनिज है, कहाँ पर अधिक जो व्यवसाय है उसके लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है, ये सारी चीज़ें, कृषि के लिए किस प्रकार की कृषि के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त है, इस प्रकार की जो बातें हैं, और पठार है, पर्वत हैं, और किस प्रकार से मैदानी भाग में अधिक कृषि होती है, उसका क्या कारण है, ये सारी चीज़ें इसके तर्कसंगत विभाजन के अंदर की जाती है और तर्कसंगत विभाजन इसका किया गया है। आगे है 9 नंबर यदि अपने कहें मौलिकता। तो इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर या पाठ्यचर्या के अंदर मौलिकता का भी समावेश है। मौलिकता के समावेश का अर्थ ये है कि कुछ नई चीज़ें हैं जो पहले नहीं है, नया भाग जो कि उसके अंदर समावेश किया गया, जैसे कि बालक नए ज्ञान को ग्रहण कर सके, नई चीज़ को ग्रहण कर सके और नई रूप से मौलिक रूप से उस चीज़ को प्राप्त कर सके। इस आधार पर आपने देखा कि इसके अंदर हम मौलिकता है, फिर है मनोवैज्ञानिक आधार। लास्ट में जो अपने ध्यान रखा जाता है मनोवैज्ञानिक आधार। तो इस माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है उसमें
मनोवैज्ञानिक आधार का भी, जो मनोवैज्ञानिक के अंदर रुचि है, योग्यता है, उस प्रकार की सामान्य बालक की क्या योग्यता होती है, उस समय किस प्रकार की रुचि होती है, इसका ध्यान रखा गया है। मनोविज्ञान के आधार पर बालक की रुचि और योग्यता के आधार पर उस पाठ्यचर्या का समावेश किया गया है, जिस प्रकार से उसके अंदर जो मौलिकता है समावेश होता है। तो इसके अंदर अपने ये कह सकते हैं कि इसमें जो विषय वस्तु है उसका समावेश उपयुक्त रूप से किया गया है। सभी प्रकार की विषय वस्तु जो आवश्यक होती है उस बालक के लिए उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ऐतिहासिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, उसका समावेश किया गया है। आधुनिक स्तर का भी ध्यान रखा गया है, इकाई विभाजन उपयुक्त रूप से किया गया है और पाठ्यक्रम के अंदर एक अच्छा नागरिक निर्माण हो, एक आदर्श नागरिक का निर्माण हो सके, इसका भी ध्यान रखा गया है। संगठन के रूप में सभी विषय वस्तुओं को एक संगठित रूप दिया गया है, सीमित रूप दिया गया है। ऐसा नहीं लगता कि कोई विषय अलग से, बिल्कुल ही अलग से पढ़ाया जा रहा है, उसका कहीं सामाजिक अध्ययन से संबंध नहीं है, उस विषय दूसरे विषय से संबंध नहीं है। इस प्रकार से संगठित रूप से एक विषय का समावेश किया गया है। क्रियाशीलता के रूप में बालक क्रियाशील रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है कि क्रियाशील रहे, बच्चा खुद कुछ करके सीखे। पाठ करने के बाद में क्रियाकलाप के रूप में बालक कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर सके जिससे कि वो इस सामाजिकता को सीख सके, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझ सके या फिर उसकी भौगोलिक स्थिति को समझ सके। उसके अंदर ये जिस प्रकार से खेती के लिए तो खेत में उस भ्रमण के रूप में उसको क्रियाकलाप को देना कि आप इस प्रकार की खेतों में जाकर के फसलों को देखो, पहचानो कि ये कौन सी फसल है, खरीफ की है, रबी की है, किस ऋतु में होती है, तो ये क्रियाकलाप के रूप में कार्य दिया जाता है। अभ्यास प्रश्नों का समावेश इसके अंदर किया गया। अभ्यास प्रश्नों के रूप में पाठ के अंत में क्या है या इकाई के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों के अंदर क्या है, छोटे प्रश्न हैं, बड़े हैं और मीडियम साइज के जो अपने लघुतात्मक प्रश्न कह सकते हैं, उनका भी समावेश किया गया है। तो तर्क संबद्ध विभाजन का अर्थ ये है कि सभी के अंदर जो विषय वस्तु है उसका विभाजन तर्क के आधार पर किया गया है, बिना सोचे समझे नहीं किया गया कि किस प्रकार से कौन सी विषय वस्तु को हमने उसके अंदर समावेश करना है, कौन सी विषय वस्तु लेनी है जो कि उस पाठ्यक्रम एक आदर्श नागरिक के रूप में सही रहेगी और उस एज के अकॉर्डिंग, जो बालक की एज है, उसकी मनोदशा है, उसके अकॉर्डिंग सही रहेगी। इसका भी ध्यान रखा गया है। मौलिकता के आधार पर उसे नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है और नवीन ज्ञान के आधार पर वह एक आदर्श नागरिक का निर्माण करता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी ध्यान रखा गया है कि उसकी मनोविज्ञान स्थिति कैसी है और मनोविज्ञान स्थिति के आधार पर किस प्रकार की एज के अकॉर्डिंग उसकी जो मानसिक स्थिति कैसी होती है, रुचि कैसी है, योग्यता कैसी है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का समावेश किया गया है। विधियों का भी समावेश किया गया है, उसके अंदर जो विधियों के आधार पर भी उसका समावेश है, उसका ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार की विधि के द्वारा पढ़ाया जाए। तो आज आपने इसके गुण देखे हैं। तो गुणों के आधार पर हमने देखा कि पाठ्यक्रम को एक मानसिक दशा के रूप में या एक उपयुक्त रूप से उसका समावेश सही ढंग से किया गया है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो दोष हैं, दोषों के अंदर हम समीक्षात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो सिर्फ अपने गुणों के आधार पर ही उसको नहीं करेंगे। तो समीक्षा के अंदर कुछ दोष हैं जिसको हम दूर करने का भी प्रयास करना है। तो हमें कल जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम थोड़े इसके दोष देखेंगे कि क्या क्या दोष है, उसके बाद हम इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।